रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, या कह सकते हैं आप, आज और डू कम, स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा में गति। ओके, तो काइनेमेटिक्स का जो आपको मेन क्वेश्चन जो आपको इस समय शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको कि अब हम लोग क्या कहेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। तो आपके चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। एक विमीय गति, हिंदी में इसको बोलेंगे एक विमीय गति। ओके, तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर फर्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बच्चों निर्देश फ्रेम भी कहते हैं। ये क्या है निर्देश फ्रेम, इसको समझते चलिए। एक्चुअली ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है एक ऐसा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसा सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी इवेंट की लोकेशन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में दर्शाते हैं। मैंने जो बोला उसको समझाने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कितने लोगों ने पढ़ा है? कार्तीय तल, कार्तीय तल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा? मैं बताती हूं तो आपको याद आ जाएगा, ये पढ़ा हुआ है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है ना, और ये क्या होगा का ओरिजिन, राइट। और कुछ लोगों ने इसमें इस तरह से भी पढ़ा होगा कि ये कहलाती थी आपकी जेड एक्सिस। इसी को कार्तीय तल कहते हैं या कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ओके, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको जब कार्टेशियन सिस्टम लेते थे हम लोग ये लेते थे इसमें कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पर पी पॉइंट, ठीक है। इस पी पॉइंट की लोकेशन इस कार्टेशियन सिस्टम में दिखाने के लिए अगर ये जिस तरीके का भी मोशन कर रहा होगा पार्टिकल, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप केवल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स केवल एक्स दिखाए जाते थे। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन कर रहा है तो एक्स वाई से कोऑर्डिनेट्स दिखाए जाते थे। और अगर वो इस तरीके से ब्लैक बोर्ड के बाहर कहीं मोशन कर रहा होगा, केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में करेगा तो आप इधर ही दिखा सकते हैं प्लेन पर। मगर अगर जेड एक्सिस में भी मोशन कर रहा होगा तो वो ब्लैक बोर्ड के बाहर कहीं उसका मोशन दिखाई देगा। इन दैट केस उसके कोऑर्डिनेट्स इसके हो जाएंगे एक्स वाई जेड। ओके, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खासियत क्या है? अब मैं वापस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन पे जा रही हूं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का जिसके अंदर हम किसी पॉइंट की या किसी इवेंट की या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स में दिखाते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल लेकर के दिखाया है, इसमें हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। आप लोगों को कुछ इसमें समझना है? नहीं समझ में आ गया? तो आप जरा मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा बहुत जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर, कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, ये 2 टाइप्स के कैसे हो सकते? कोई 2 टाइप्स के नाम बता सकते हैं आप? वेरी गुड, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसने बताया? ये खड़ी हो जाओ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल सही बताया इसने। इसका दूसरा नाम मालूम है और किसी को? मैं एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों को, जब मैं पढ़ा रही हूं, मालूम है दूसरा नाम? तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि आपको घर जाकर के फटाफट एक बार उसको रिवाइज करना पड़े। ठीक है, सिर्फ
और उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े कि पता चला, यूजुअली मैंने देखा है बच्चे यहाँ पर करते क्या है, मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ, उससे मुझे अंदाज लगता है कि आप लोग जा करके और फिर उसके नोट्स बनाते हैं और आप सोचते हैं मेरा इतिश्री हो गया, काम हो गया। नहीं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। प्लीज आप लोग क्या करिएगा, जाकर के एक बार इसको रफली देख लीजिएगा और उसके बाद सवाल किया करिए। दिन में एक बार कम से कम 100 सवाल करने चाहिए आपको फिजिक्स के। एक सब्जेक्ट के 100 सवाल अगर आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मैं ये जो लिख रही हूं, मैं इसीलिए लिख रही हूं, वरना मैं बोल भी सकती हूँ। आप लोग चाहे तो अपने फोन से फोटो खींच लीजिए या नोट कर लीजिए, लेकिन आपका नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ध्यान से देखते चलिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग नॉन एक्सेलरेटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये क्या कहलाएंगे, ऑब्वियसली एक्सेलरेटिंग। इन दैट केस, अभी प्लीज अभी आप समझते चलिए, अभी ब्लैक बोर्ड को जब मैं छोड़ूंगी तब आप कलम उठाइएगा। अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे हूं तो समझने की कोशिश करिए। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन 0 होगा। इन दैट केस वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। वेरी गुड। और यहां पर आ जाइए, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और एक्चुअली एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट होती है। इन दैट केस यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो यहां पर वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल। इसको आप कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बस इतना ही आपको बताना था मुझे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और इसका क्या यूज होता है और किस तरीके के होते हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, फिर से मैं एक बार रफ बता दे रही हूं आपको कि सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स था, और तीसरा मैंने उसके टाइप्स बताए आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, अब आप इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो फटाफट नोट करिए, तब तक मैं सेकंड आर्टिकल देखती हूँ। हमको लगता है आप लोग फोन से फोटो खींच लें तो ज्यादा सही रहेगा, टाइम नहीं वेस्ट होएगा। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इस चैप्टर में कुछ चीजें हम लोगों को, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोग को मालूम होनी चाहिए, तभी हम आगे हर चीज को आगे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको बेसिक डेफिनेशन मैं बताने जा रही हूं, और वो है मोशन। कोई बताएगा मोशन क्या होता है? कोई पार्टिकल मोशन में कब कहलाएगा, बताइए, कुछ तो बोलिए। हाँ बताओ। चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत सही बताया इसने, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट है? बैठिए। बहुत सही बताया, कम से कम बताया तो। चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट सफिशिएंट। मैंने आपको टाइम दिया सोचने का, नहीं बताया आप लोगों ने मुझे। इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग, इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग, ये अगर आप नहीं ध्यान देंगे न्यूमेरिकल करते समय तो आपका न्यूमेरिकल गड़बड़ा जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो आपने कह दिया ये मोशन में है, राइट। अगर आप सपोज कर लीजिए, आप बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूं, हमको आप स्टिल दिखाई दे रहे हैं, मैं भी स्टिल हूं, ऐसा लग रहा है ना हम लोगों को। लेकिन अगर कोई मून से देखेगा तो क्या कहेगा, मूविंग कहेगा। तो दैट मीन्स
डेफिनेशन कंप्लीट तब होती है जब आप कंपैरिजन सराउंडिंग से करेंगे, आपके आसपास जो है वो किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, वो मूविंग है कि नहीं है। ओके, तो मोशन की डेफिनेशन मैंने जिस तरह से आपको बताई, इसी तरीके से हम आपको रेस्ट की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पोजीशन में चेंज ना हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक शब्द जुड़ जाएगा, नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसके कंपैरिजन में? सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी यहां पर, और इस एग्जाम्पल में देखिए आप लोगों को मैं ये बताती हूं कि अगर सपोज कोई एक टेबल रखी हुई है और इसके ऊपर कोई एक बुक रखी हुई है, ठीक है, इस टेबल पे जो बुक रखी हुई है वो आपको स्टिल दिखाई देगी यहां पर, ठीक है, और अगर आप मून से देखेंगे तो वो क्या दिखाई देगी? इन मोशन दिखाई देगी। या इस तरीके के आपने और केसेस छोड़े बचपन में पढ़े होंगे कि वो मैरी गो राउंड वाला झूला होता है, ठीक है, अगर झूले पे आप खड़े हो और साथ में कोई और खड़ा हुआ है तो वो आपको स्टिल दिखेगा, लेकिन अगर आप नीचे से देखोगे तो वो मूविंग दिखाई देगा। ओके, इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला? कोई बताएगा मुझे? ये जो मैंने पढ़ाया इससे क्या कंक्लूजन निकाला आपने? इससे ये कंक्लूजन निकाला कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में है या रेस्ट में है, ये चीज किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? सॉरी, हाथ खड़ा करके बताइए प्लीज, कौन बोलना चाह रहा है? अरे गलत हो जाएगा तो कोई गोली थोड़ी मार दूंगी, बताओ ना, बताओ फिर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। सिट डाउन। और कोई बताएगा? सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है, या आप उसकी लोकेशन कह सकते हैं कि वो लोकेट कहां पर है इस पे, ठीक है, तो लोकेशन पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग जो है थर्ड डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो है पोजीशन। या एक ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, क्योंकि साथ साथ न्यूमेरिकल्स करते चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक न्यूमेरिकल लिखिए जरा। एक सेकेंड। न्यूमेरिकल है बच्चों, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन, what is the state of a person sitting in the moving train। ज्यादा बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, और अभी हिंदी में उसको जब एक्सप्लेन करूंगी तो हिंदी में करूंगी, सवाल समझा दूंगी मैं हिंदी में। what is the state of a person sitting in a moving train with respect to a girl standing at the platform। रिपीट करना है? ओके, what is the state of a person sitting in the moving train, इतना हो गया। with respect to the girl standing at the platform, standing at the platform, and why। मैं क्वेश्चन को समझा दे रही हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई पर्सन, कोई ट्रेन जा रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ है, राइट, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जिस पर कि एक गर्ल खड़ी हुई है, तो इस गर्ल की स्टेट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो गर्ल स्टैंडिंग एट अ प्लेटफॉर्म, तो स्टेट ऑफ द पर्सन पूछ रहा है। इस लड़की को ये पर्सन जो है वो किस स्टेट में नजर आएगा? मूविंग, मोशन में नजर आएगा, मूविंग नजर आएगा, या रेस्ट पे नजर आएगा? क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है इसलिए मोशन में नजर आएगा, तो पहला आंसर इसका हो गया मोशन में नजर आएगा। दूसरी चीज आपको पूछी गई है क्यों, बाय, कौन बताएगा? हाँ, लास्ट बॉय, किसको, कौन है ये? खड़े हो जाओ बेटा।
बताओ, नहीं बता पाओगी कोई आफत नहीं आ रही, बताओ मुझे कि क्यों वो ऐसा क्यों है, मोशन में क्यों नजर आ रहा है लड़की को ये पर्सन। वेलोसिटी चेंज हो रही, मैंने अभी वेलोसिटी का नाम तो नहीं लिया एक बार। और कोई, हाँ प्लीज। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और पर्सन इज मूविंग, ठीक है ना। चलो, वैसे हमने आप लोगों को जो बताया था उसका आप लोगों ने यूज नहीं किया, मैंने आप लोगों को ये बताया, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख भी दिया है कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग, इसका यूज आपको करना चाहिए था कि टाइम के साथ साथ इस पर्सन की, इस गर्ल के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो इस चीज का आपको यूज करना है। ओके, चलिए तो आप थर्ड डेफिनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। और थर्ड डेफिनेशन आपकी पोजीशन है। ये आप लोगों को मिटा दूं मैं, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, आप एक दिन में ही 100 सवाल आराम से कर सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड रबी नहीं हो रहा है। तब तक आप लोग मुझे ये सोच करके बताइए कि पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि अब धीमे धीमे हम लोग इंपॉर्टेंट पोर्शन पे पहुंचना है, चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस तरफ पहुंच रहे हैं। पोजीशन बताइए क्या होगी। कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करता है, ओके। और कोई इसको इंप्रूव्ड वे में कोई बताएगा मुझे। बताएगा कोई। पोजीशन देखिए क्या होता है, अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाते थे, तो ये एक्स एक्सेस होती थी, ये वाई एक्सेस होती थी, ये जेड एक्सेस होती थी, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, पी पॉइंट पर, तो ये हम लोग को पता है क्या कहलाता था, ओरिजिन कहलाता था, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें जो कि पी पॉइंट पर आकर के मिलता है, ओरिजिन से पी पॉइंट पर आकर के जो वेक्टर मिलता है, उसी को तो हम कहेंगे कि वही तो पोजीशन को डिफाइन करता है, किसी भी प्लेस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी इवेंट की पोजीशन को डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ओपी वेक्टर। तो इस ओपी वेक्टर को हम सपोज कह देते हैं क्या है ये, आर। तो पी बच्चों क्या है, पी इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं, ठीक है। और ओ क्या है, ओरिजिन। लेकिन आर वेक्टर क्या है, यही है इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग।